मेंस के 5वें पेपर के विषय में आज मैं आप लोग को उसका सिलेबस डिटेलिंग करूंगा, ठीक है, जिसमें हिंदी को रखा गया है। इसके अलावा हिंदी एसआई के पेपर में और आने वाली परीक्षाओं में जैसे पटवारी के पेपर में और कुछ अन्य परीक्षाओं में भी हिंदी का प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी में भी हिंदी है, ठीक है ना। इसके अलावा यूपी पीसीएस आदि और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी हिंदी का एक पेपर होता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, और उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही काम किया है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5वां पेपर है उसका सिलेबस लिख दिया, ठीक है। पहले इस सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो अभी 2020 का मेंस देंगे उनके लिए उपयोगी हो जाएगा। आने वाले जो विद्यार्थी होंगे जो एसआई वगैरह का एग्जाम देते रहते हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी क्लासेस। लेकिन सिलेबस खोल देते हैं आज, फिर आगे हम लोग अगले सेक्शन में जब हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, तो मेरा प्लान बन रहा है कि मैं 5वें पेपर को कंप्लीट करा दूं। और चूंकि एसआई वगैरह के भी विद्यार्थी हैं तो उनको मैं पढ़ाऊंगा ही, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं एमपी पीएससी के लेवल का पढ़ा दूंगा, तो आपको उसमें लेखन लेवल का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में 3 टॉपिक हैं, मतलब सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। पहला भाग है हिंदी व्याकरण, दूसरा है वाचन एवं लेखन, तीसरा है अनुवादन। क्लियर? हिंदी व्याकरण, वाचन एवं लेखन और अनुवादन। वैसे हिंदी को जब हम लोग लिखते हैं ना तो सामान्य सिलेबस में ऐसे लिखा जाएगा हिंदी व्याकरण एवं साहित्य, हिंदी व्याकरण एवं साहित्य, ठीक है। लेकिन इसमें साहित्य नहीं है, साहित्य वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि एसआई के सिलेबस में साहित्य जुड़ा हो, साहित्य से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन साहित्य की विधाएं कहीं नहीं पूछी जाती हैं, है ना। साहित्य में सिर्फ इतना है कि जो कि व्याकरण का हिस्सा आता है, रस और छंद पूछा जाता है आपसे, रस छंद अलंकार वगैरह वगैरह, नाटक एकांकी उपन्यास। कभी कभार यदि इनसे कुछ प्रश्न बनते भी हैं, एमपीपीएससी में तो नहीं बनते हैं, यदि इनसे कुछ प्रश्न बनते ही हैं तो उसके लेखक रचयिता और वो महाकाव्य है कि खंड काव्य है, एकांकी है कि नाटक है, ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर? खैर उसको छोड़ देता हूँ। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। पहले मैं पीएससी वाला सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हिंदी व्याकरण में अलंकार को रखा गया है 10 अंक का, 10 अंक का अलंकार है, जिसमें केवल 4 अलंकार दिए हैं, ठीक है। 4 नहीं 6 है शायद। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थात 3 अलंकार शब्द अलंकार हैं और 3 अलंकार जो है वो अर्थालंकार हैं। और इनसे आपसे शब्द अलंकार 5 अंक का, अर्थालंकार 5 अंक का। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक को शब्द अलंकार मतलब जो पीएससी में है, ठीक है ना, और दूसरे को अर्था अलंकार। तो शब्द अलंकार आपसे 5 अंक का और अर्था अलंकार आपसे 5 अंक का पूछा जाएगा। क्लियर? इसके अलावा संधि, संधि 5 अंक का है, ठीक है। संधि और समास 5-5 अंक के, संधि 5 का, समास 5 का, अर्थात 10 अंक का ये भी है। विराम चिन्ह आपसे पूछा जाएगा 10 अंक का, ठीक है। विराम चिन्ह आपसे पूछा जाएगा 10 अंक का, ठीक। आप लोग जानते हैं कि हिंदी का 200 अंक का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरिट बनाने में इस पेपर का बहुत ही योगदान है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं सामान्य रूप से वो लिख तो सब डालते हैं, हिंदी के प्रश्न पत्र में लिख डालते हैं, लेकिन इसमें लिखने की शैली, लिखने की कला, लिखने का आर्ट, हैंड राइटिंग, कामा, पाई चिन्ह, विराम अर्थात विराम चिन्ह, ठीक है, शब्द संयोजन, भाषा का समन्वयन, ये सारी चीजें हिंदी के प्रश्न पत्र में अंक बढ़ाने में बहुत ही योगदान देती हैं। तो इसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जितना दिया है उसको जानना, बल्कि इसको अपने व्यवहार में, अपने राइटिंग में भी लाना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बात मानिए कि आप लोग हिंदी में 160 प्लस पार करेंगे। 160 प्लस पाने का मतलब यह है कि आपका लेखन भी अच्छा होना चाहिए, आपकी व्याकरण की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रश्न को समझ करके हूबहू जो प्रश्न की डिमांड है उसके अनुरूप व्याकरण सम्मत उत्तर लिखना चाहिए, ठीक है। हिंदी में एक बात यह भी है कि हिंदी में जैसे अंक अच्छे मिलते हैं वैसे अंक अच्छे काट भी लिए जाते हैं जब पाई, विराम चिन्ह वगैरह का सही उपयोग ना हो, शब्द समन्वय सही ना हो तो, ठीक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। और ये पेपर आपको अन्य पेपर में भी मदद करेगा। आगे एक छठा पेपर है निबंध का, तो निबंध वाले पेपर में भी मदद करेगा लिखने में, ठीक है। दूसरा सब पेपर में आपको कैसा लिखना है, मतलब कैसे लिखना चाहिए, उस पर आपको ज्यादा पकड़ बनाने में ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो हिंदी व्याकरण में अलंकार 10 अंक का, 5-5 का, संधि 10 अंक का, विराम चिन्ह 10 अंक का, और ये शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों से 20 अंक का। और इन शब्दावली में 5 प्रकार की शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे एवं कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची एवं विलोम, ठीक है। तो इसको आपको करने के लिए क्या करना होगा, इसको करने के लिए आपको इनको डिटेल से पढ़ना होगा। देखिए इसके अलावा एक अलग है मानक शब्दावली। तो मानक शब्दावली जो है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। ये टोटल मिला दें तो हिंदी व्याकरण में इतनी चीजें दी है। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस के व्याकरण में रस छंद नहीं दिया हुआ है एमपीपीएससी में, ये आपको पढ़ना भी नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते, ठीक है। रस छंद एसआई वगैरह में आता है, लेकिन पीएससी में रस और छंद से प्रश्न नहीं बने हैं, आज तक नहीं बनता है, नहीं है सिलेबस में, इसको छोड़ देंगे। लेकिन वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, भाषा की समझ और भारत और मध्य प्रदेश में बोलियों से प्रश्न आते हैं, आते रहेंगे, भले ही सिलेबस में नहीं लिखा है। और इस सिलेबस को समझने के लिए ये समझना जरूरी होगा। देखिए वर्ण विचार यदि आप अच्छे से नहीं समझेंगे, पहली बात तो भाषा नहीं समझेंगे, तो भाषा भी ना समझे आप हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको भाषा की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाषा क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा का विन्यास क्या होता है, भाषा बनती कैसे है, भाषा की संरचना कैसे होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाषा की अंडरस्टैंडिंग पहला अध्याय आपका होना चाहिए। जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपसे ही कोई पूछ ले कि हिंदी क्या है, तो आप कहेंगे हिंदी एक भाषा है। तो फिर बात आ जाती है कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा आप कहेंगे कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, तो फिर संप्रेषण का माध्यम है तो कितने तरीके से संप्रेषण हो सकता है, लिखित भाषा, अलिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, तमाम तरीके की भाषाएं जो होती हैं उसकी समझ आपको बनाना जरूरी है। यदि आप ये समझेंगे तो जाकर के इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर? दूसरी चीज आपको वर्ण विचार समझना बहुत जरूरी है। बिना वर्ण विचार के आप संधि नहीं पढ़ सकते।
संधि पढ़ने के लिए आपको वर्ण का संयोजन पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ण में जितने भी प्रकार के होते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, जैसे सघोष अघोष पूछ लेता है, सघोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, उत्क्षिप्त किसे कहते हैं, ठीक है, अयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं, तमाम तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब वो आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि इतना सिलेबस दे दिया है तो अब वो नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे संधि कह दिया तो संधि विषय है वर्ण का, और यदि आपने वर्ण नहीं पढ़ा है तो संधि भी अच्छे से संधि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। मैं 5वें पेपर का जो टेस्ट सीरीज बनाया था, तो 2019 के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाया था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आयोग और हमारे बीच हुई, एक संयोग कह सकते हैं कि 90% प्रश्न सीधे हूबहू वही प्रश्न थे। ठीक है, तो जब आप हिंदी एक बार पढ़ लेंगे तो मैं सीधे सीधे आपको 90-95% प्रश्नों को बता सकता हूं कि ये प्रश्न सीधे आने वाला है। ठीक, तो इस हिसाब से आपको भी अपनी तैयारी रखनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उन प्रश्नों को आप गेस कर पाएं। गेस करने की बात ही कुछ नहीं रह जाती है, बहुत छोटा सिलेबस है, इसको आप धीरे धीरे तैयार करेंगे तो 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से लिखना सीखना जरूरी है। ठीक है ना, आ जाएगा बन जाएगा वो ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे कैसे, उसकी चर्चा भी हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ण की समझ बनाना है। बिना वर्ण पढ़े कोई संधि नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, और शब्द संयोजन, शब्द में एक होता है पद, शब्द के पहले की बात मतलब पद है ना, शब्द के बाद की बात है, तो पद पढ़ेंगे आप। और जब आप पद समझेंगे तब आपको समास समझ में आएगा, क्योंकि समास की परिभाषा ही होती है, आप लोग कहते हैं दो पदों के मेल से उत्पन्न व्युत्पन्न या दो पदों के मेल को समास कहते हैं, ऐसी आप परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना पद समझे अर्थात बिना शब्द संयोजन, बिना पद फ्रेजेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में समझे, आप विराम चिन्ह समास नहीं समझ सकते हैं। तो ये सिलेबस में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना चाहिए, समझने के लिए भी पढ़ना चाहिए, और सिलेबस के बाहर कभी नहीं है, मतलब पीएससी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और बाकी के सिलेबस में भी, एसआई वगैरह के सिलेबस में भी है। ठीक, इसके बाद आपको थोड़ा सा शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है, जैसे ये सब शब्द ही तो हैं, परिभाषित शब्द क्या होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव शब्द, तो आपको ये शब्द विचार पढ़ना पड़ेगा। ये शब्द विचार के ही टॉपिक है, समझ लीजिए, भले ही ऐसे लिखा है तो पूरा शब्द विचार आपको पढ़ना है। फिर थोड़ा सा वाक्य विन्यास, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो इन वाक्यों को भी हमें समझना पड़ेगा, और उसके अलावा जो थोड़ी सी समझ में विकसित करनी है वो भारत की कुछ भाषा, उपभाषा, विभाषा, ठीक है, बोलियां आदि के बारे में बात करनी है हमें। ठीक, तो जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में भले इतनी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा जो नहीं लिखा है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी शुरुआती में आपको वर्ण विचार की क्लास और भाषा की क्लास कराऊंगा। ठीक है, जो अगले 2-4 दिन में आ जाएगा, तो वर्ण विचार, भाषा विचार, ठीक है, ये वाला सेक्शन करा दूंगा। इसके बाद आप लोग अपने आप ये अलंकार पढ़ लेंगे, अलंकार ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कहेंगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा लिखाने के लिए, है ना, लिखने बस के लिए। संधि में पढ़ा दूंगा। ठीक, मैं कोर, मैंने पहले ही बताया था किसी वीडियो में, मैं शायद क्लास ले रहा था, तो कि मैं जो भी टॉपिक ऐसे हैं जिनकी समझ विकसित नहीं हो रही है, उनकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट मैं करा दूंगा, उनका कॉन्सेप्ट डेवलप करा दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। पूरा पढ़ा पाना यूट्यूब पे संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उतना टाइम होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस समझ को विकसित करिएगा। ये बात है व्याकरण की। ठीक, इतना आप कर लेंगे तो आप पूरे प्रश्न पत्र से 50 अंक का काम एमपीपीएससी में कर लेंगे। 50 अंक, 50 नंबर का ये पूरा काम हो जाएगा। पहला, आप इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो जो 25 प्रश्न आते हैं 3 अंक वाले, वो भी आपका पूरा बन जाएगा। पूरे सिलेबस से 3 है ना, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, 3 भाग है, इसके अलावा एक भाग जो चर्चा करनी थी पूरे सिलेबस से, मतलब इन्हीं सारे सिलेबस से कितना 25 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 3 का 75 अंक का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 200 का जो प्रश्न अंक है, जो 200 का प्रश्न पत्र है, उसका आपको पढ़ने के लिए, मतलब ये 75 अंक करने के लिए इतना सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी होगा। ठीक, इसके अलावा वाचन और लेखन, ये आपसे तभी समझ में आएगा जब ये भाषा की अच्छी समझ होगी। आप पठित गद्यांश तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, सामान्य विद्यार्थी जो कुछ भी नहीं जानता होगा वो भी करेगा आराम से। आप पठित गद्यांश के बीच में हो सकता है कि शब्द देकर के आपसे उन शब्दों का अर्थ पूछ ले, ऐसा भी आता है। भाव पल्लवन और संक्षेपण, भाव पल्लवन संक्षेपण और अपठित गद्यांश से 25 अंक, अनुवादन से 25 अंक, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद आएंगे 25 अंक। क्लियर? इस प्रकार से देखा जाए तो आपसे, सॉरी ये 25 के नहीं होंगे, ये ज़्यादा के होंगे, क्योंकि 75 अंक का वो हो गया, 50 का ये हो गया, 125 का हो गया, तो ये आपका संभवतः 45 का और ये 35 का है। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 45, 40 और 35 का है। ओके, ये 40 का है और ये 35 का है। ठीक, 175 और ये 50, ये 125 हुआ। ठीक है, और ये आपका 75 हो गया। इस प्रकार से 200 अंक का ये हो जाएगा। तो आपको एक तो हिंदी में 160 अंक तक, 160 में देखिए 75 अंक आपके सभी से आएंगे, तो इन सबसे पूछ लिया जाएगा, पूरे सिलेबस से पूछेगा तो कहीं से भी पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि अनुवाद किसको कहते हैं, आपसे पूछ लिया संक्षेपण क्या है, भाव पल्लवन क्या है, 3 नंबर का प्रश्न, तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक, और दूसरा 50 अंक व्याकरण से, इतने से 50 अंक का खेल है, और फिर 40 अंक में आपके 3 चीजें हैं, अपठित गद्यांश, भाव पल्लवन, संक्षेपण, अलग से वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ से तो जो संपूर्ण सिलेबस से पूछेगा तो इनका पूछ लेगा कि भाव पल्लवन किसे कहते हैं, लेकिन इसमें जो दूसरे सेक्शन में देगा वो क्या देगा कि भाव पल्लवन आपको एक शब्द दे देगा, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना, ऐसे आपको एक शब्द दे दिया, लाइन दे दी, वाक्यांश दे दिया, पद दे दिया, और आपको उसको क्या करना है, भाव विस्तारित करना है, वो अलग से आएगा। ठीक, और 35 अंक का अनुवादन। ठीक, 35 अंक का अनुवादन, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इसमें अनुवाद 2 तरीके के आएंगे, एक तो शब्द का अनुवाद आता है और दूसरा लाइन का अनुवाद आता है, वाक्य का अनुवाद, शब्द और वाक्य का अनुवाद। ठीक, इतना आप कर लेंगे तो एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा। सोर्स के रूप में किस किताब से पढ़ें? अच्छा, बाकी चीजें एसआई में भी है, अनुवाद एसआई में नहीं है, तो अनुवाद की जगह पर इंग्लिश है, बाकी सारी चीजें एसआई में भी है। पटवारी वगैरह में जहां भी हिंदी है वहां लगभग यही पूछा जाता है, लेकिन मैं यदि हिंदी की डिस्कशन करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो आपको एमपीपीएससी मेंस लेवल का पढ़ा दूंगा, बाकी उसे आप लोग निकाल के एसआई वगैरह के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी उपयोगी हो जाएगा। मैं दूसरी बात क्या कह रहा था आपको कि सोर्स क्या होना चाहिए, किस सोर्स से पढ़ेंगे हिंदी को। ठीक है, तो अभी जो आपके पास किताब
हो सकती है। तो जो एसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए कई बार लूसेंट इनफ हो जाती है, लेकिन आप लोग लूसेंट से मत पढ़िए। आपको क्या करना है कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की ये किताब आती है, ठीक ठाक है, मतलब आपका सिलेबस मिल जाएगा। और दूसरी चंचल जैन महाक जैन की जो आती किताब वो ले लीजिए, ठीक है। तो इतने में लगभग पूरा कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तैयारी आपको रोज करनी चाहिए, जैसे तत्सम तद्भव शब्द देख लीजिए, एक लाइन मतलब रोज पढ़िए इसके कि ये शब्द तत्सम है, ये तद्भव है। हालांकि मैं यदि आपको कराऊंगा तो आपको इनको पहचानने का तरीका बता दूंगा। पर्यायवाची विलोम कोई पढ़ा नहीं सकता है, आपको रोज देखना ही पड़ेगा, कोई क्लास नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको एक लिस्ट होती है कि ये शब्द इसके पर्यायवाची, ये इसका विलोम। इसी प्रकार से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखना पड़ेगा रोज। मुहावरे लोकोक्तियां कोई पढ़ाता नहीं है, वो आपको सीखना पड़ेगा, स्वयं से सीखना पड़ेगा कि ये मुहावरे इनका अर्थ, ये लोकोक्तियां ये इनका है, ये कहावतें इनका अर्थ यहाँ प्रयोग की जाती है। पारिभाषिक शब्दावली की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको देखते जाना है, ठीक है। पढ़ने वाले विषय जो है वो ये है, ये आप पढ़िए, ठीक। तो इसमें 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो यदि कोई भी अच्छे से पढ़ा दे तो विद्यार्थियों का काम हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने से पढ़ना है। पढ़ने वाली चीजें ये हैं और ये हैं जो आप क्लास में या किसी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। एक वीडियो में सिलेबस डिस्कशन करने के लिए पेपर 6 का कुछ ही दिनों में लाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कहां से आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसके लिए मैं अवबोध कार्यक्रम बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूं कि अवबोध कार्यक्रम लाऊंगा, जिसमें जीएस का भी और निबंध का भी एक बढ़िया समझ विकसित करने वाली लेक्चर हो। उसके लिए अभी मैं उसमें ओपनिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा इरादा है कि कुछ विद्वान जो हमसे जुड़ेंगे उनके थ्रू वो कराया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और कुछ मैं भी करूंगा, लेकिन आप लोग तब तक वेट करिए और तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।